हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमरज्योति प्राइम पे। तो हम लोग यहाँ पे यूडब्ल्यू का पार्ट अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने यूडब्ल्यू को एक ब्रीफ में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पूरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग एक बार यहाँ पे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? सभी लोग मुझे पटाख से ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे, जिससे मैं क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकूं। ओके, तो चलिए मैं आपका आता हूँ क्लास पे, और जिनके भी जो भी कमेंट्स होंगे वो सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड इवनिंग राहुल, कल्पना, क्षितिज, रवि, प्रियेश, निखिल। अ वेरी गुड इवनिंग सोमन, हर्षित, रोशनी। चलिए, किसी ने हैंड रेज किया। चलो सौम्य, हैंड रेज मत करो, हैंड रेज से आवाज आती है। मतलब अगर आपको कभी डाउट पूछना हो तो आप हैंड रेज कर दिया करो, ठीक है ना? है ना? वैसे आप कमेंट कर दिया करो। हैंड रेज मतलब क्या है कि आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे क्लास के थ्रू बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी डिले। आ जाइए सभी लोग मैदान में। मैदान मतलब ये क्लास में। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो आप समझना किसके बारे में, स्पेस टू हाइट रेशियो। ये क्या होता है समझना। स्पेस टू हाइट रेशियो क्या होता है? कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपके पास एक वर्किंग सरफेस है, ये है ना, ये टेबल दिख रहा है ना, ये एक वर्किंग सरफेस है। आपको इसको इल्यूमिनेट करना है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक बल्ब लगाते, अगर आप सिर्फ यहाँ पे एक बल्ब लगाते तो उसकी लाइट कैसी होती? उसका लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसा होता है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे पोलर कर्व, तो हमारा लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग ऐसा कुछ होता, मतलब इतने एरिया में लाइट आती और यहाँ पे लाइट कम रहती, यहाँ पे लाइट कम रहती। तो हमको क्या करना पड़ा, समझ में आया कि भाई एक लैंप से काम नहीं चलेगा, तो हमको दो लैंप लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि दो, एक लैंप यहाँ लगा दी, एक लैंप यहाँ पे लगा दी, उनके बीच एक सर्टेन डिस्टेंस भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी के बारे में बताता है हमको कौन सा, ये स्पेस टू हाइट रेशियो। क्या बताता है कि अगर मान लो मुझे वर्किंग टेबल है, अगर मुझे इसको इल्यूमिनेट करना है, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये लैंप के बीच का डिस्टेंस कितना है। मान लिया मैंने इनके बीच का जो डिस्टेंस है लैंप के बीच का वो डी है। फिर मुझे ये भी देखना हो कि ये जो लैंप है उससे वर्किंग ऑब्जेक्ट, ये वर्किंग सरफेस हमारी, उसकी हाइट कितनी है। उसकी हाइट मान लो अपनी कितनी, एच। तो हमारा जो स्पेस टू हाइट रेशियो होगा वो होगा डी अपॉन एच। डी अपॉन एच हमारा हो जाएगा स्पेस टू हाइट रेशियो। यहाँ पे लिखा भी, इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द लैंप एंड हाइट टू द वर्किंग सरफेस, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्पेस टू हाइट रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। स्पेस टू हाइट रेशियो, स्पेस टू हाइट रेशियो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे मान लो, अब जैसे हमको इस सरफेस को इल्यूमिनेट करना था, ठीक है ना, हमको इस सरफेस को इल्यूमिनेट करना था। अब इस सरफेस को इल्यूमिनेट करने के लिए अगर हम 10 बल्ब लगा दें तो वो हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है ना। तो हमको कॉस्ट फालतू का नहीं बढ़ाना है। तो यही बात क्या बोला मैंने, हमें अपनी जो कॉस्ट है वो फालतू में नहीं इंक्रीज करनी है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आपका स्पेस टू हाइट रेशियो। सेकंड आता है मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है कि जो हमारे पास बल्ब होता है, जो हम लोग नया नया खरीद के लाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और जो कुछ टाइम बाद पुराना हो जाता है, ओल्ड, मतलब 2 मंथ बाद, अगर बात करूं मैं, 2 मंथ बाद हमारा बल्ब कैसा होता है, ऐसा कुछ हो जाता है। 2 मंथ बाद हमारे पास जो बल्ब होगा वो ऐसा हो जाएगा, नया लाता है, ऐसा होता है। अब इनमें होता क्या समझना, जब पुराना बल्ब होता है तो यहाँ पे ऊपर एक लेयर बन जाती है किसकी, डस्ट पार्टिकल्स की। ऊपर हमारे लैंप में डस्ट पार्टिकल की एक लेयर बन जाती है। इससे होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान लो ये नया बल्ब है, तो ये आपका 1000 ल्यूमेन पास कर रहा है, ये आपका 1000 ल्यूमेन पास कर रहा है। तो बाहर कितने ल्यूमेंस आएंगे, 1000 आएंगे, ठीक है ना। चलो 1000 नहीं भी ले रहे हैं तो 999 आ गए, चलो 999 ल्यूमेंस हमारे पास बाहर आएंगे। लेकिन इस ये वाले लैंप में होता क्या है कि अगर इसमें 1000 लैंप ल्यूमेंस निकले भी अंदर ही अंदर जनरेट हुए, तो बाहर कितने निकले, दैट इज ओनली 700 ल्यूमेंस निकले। तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक पेन रखी है, तो ये जो 999 ल्यूमेंस इस पे जाएगा, कुछ इल्यूमिनेशन होगा ई। फिर यहाँ पे भी अगर कोई पेन रखी है तो इस पे भी ये लाइट जाएगी, 700 ल्यूमेंस पेन पे जाएगा, तो वहां पे भी इल्यूमिनेशन होगा ई। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे बल्ब में, जो मेरा बल्ब नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, ये आपका क्या, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में
बल्ब से जो इल्यूमिनेशन होता है डिवाइडेड बाय जो नए बल्ब से इल्यूमिनेशन होगा, इन दोनों के रेशियो को मैं बोलता हूं मेंटेनेंस फैक्टर। एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? क्या बोलते हो? एक बार फिर से रिपीट कर बताए तो देखो आप लोग क्या बोला मैंने आपसे ये बोला कि हमारे पास है ना ये पुराना बल्ब है, पुराने बल्ब से किसी ऑब्जेक्ट पे जो इल्यूमिनेशन होगा डिवाइडेड बाय जो नए बल्ब से इल्यूमिनेशन होगा किसी पॉइंट पे, उन दोनों के रेशियो को मैं बोलूंगा आपका मेंटेनेंस फैक्टर। आप पढ़ सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द इल्यूमिनेशन व्हेन द लैंप वाज न्यू वन। और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि जब पुराना बल्ब हो गया है तो उससे इल्यूमिनेशन तो कम ही होगा। तो मतलब लेस वैल्यू अपॉन मोर वैल्यू हमेशा क्या होता है? लेस देन 1 होता है। तो ये हो गया आपका मेंटेनेंस फैक्टर के बारे में। एक नया फैक्टर उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर। देखो बोलने की बात बोले तो मेंटेनेंस फैक्टर और डिप्रिसिएशन फैक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिप्रिसिएशन फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर का रेसिप्रोकल है। क्या ये आपका रेसिप्रोकल है? ये बात आपको ध्यान देना, मतलब कि इल्यूमिनेशन नए बल्ब में कितना हुआ डिवाइडेड बाय नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा हो जाएगा डिप्रिसिएशन फैक्टर। मतलब न्यू बल्ब में कितना इल्यूमिनेशन हुआ डिवाइडेड बाय ओल्ड बल्ब में कितना इल्यूमिनेशन हुआ, इन दोनों के रेशियो का मैं बोल दूंगा आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर। लिखा भी है, इट इज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर द बल्ब वाज न्यू वन टू द इल्यूमिनेशन व्हेन द लैंप वाज वर्किंग अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, नया बल्ब है, इसमें इल्यूमिनेशन आपका कम होता है क्योंकि पुराना बल्ब है। ठीक है ना? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ पहले मुझे कि जो फोंट साइज है क्या आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो यहाँ पे फोंट साइज है वो आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि भाई सर बहुत ही छोटा लिखा हुआ आपने समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा जूम करके बताओ, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है ना? एक बार ये भी बता दो यार कि जूम करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फोंट साइज बढ़ाना पड़े मुझे। बोलो, आप लोग को प्रॉपर फोंट साइज दिख रहा है ना? चलिए ओके ओके। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब, है ना? अब एक नई चीज आती है पास यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन फैक्टर ये क्या चीज होती है? उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक बल्ब है ये, ठीक है, एज्यूम कर लो मेरे पास एक बल्ब है जो कि ऑलमोस्ट 1000 ल्यूमेन पास कर रहा है। इस बल्ब से कितने ल्यूमेन निकल रहे हैं? 1000 ल्यूमेन। यहाँ पे मेरे पास कार पड़ी है, तो जब कार पड़ी है तो इस कार पे लाइट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो इसी को मैं बोलता हूँ इल्यूमिनेशन। तो कुछ यहाँ पे हमारे पास इल्यूमिनेशन होगा, है ना? तो मान लो कितना आया हमारे पास यहाँ पे इल्यूमिनेशन, ई ए लिख दिया मैंने, ई ए। अब यहाँ पे पास एक ये जो बल्ब है वो सेम बल्ब है ना? ये भी आपका 1000 ल्यूमेंस पार कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रूम था ना, यहाँ का जो बीच में एयर था वो बिल्कुल साफ था। आप ऐसा मानो कि ये जो नया बल्ब है ना, ये जो बल्ब लगा था वो नए रूम में लगा है, जहां बढ़िया आपका डस्ट वगैरह साफ कर दिया गया है, नए घर में पुताई की गई है, वहां पे ये लैंप लगाया गया है। और सेकेंड वाला जो लैंप है वो हमारे घर में लगा दिया, जहाँ पे कुछ जाल का डंडार पड़ा हुआ है, गंदा है पूरा घर, वहां पे ये बल्ब लगा दिया गया है। बीच में क्या है? डस्ट पार्टिकल्स है, बीच में क्या? डस्ट पार्टिकल्स, मकड़ी का जाला भी होगा यहाँ बीच में। तो होता क्या है कि जब यहां से ल्यूमेंस पास होंगे ना, 1000 ल्यूमेंस, तो यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन होगा ये वाले पॉइंट पे कितना होगा? ई भी बोल देता हूं मैं, तो वो कम होगा क्योंकि बीच में डस्ट पार्टिकल वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। इन्वायरमेंट में बीच में डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो आपके ल्यूमेंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो टोटल ल्यूमेंस यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसमें इल्यूमिनेशन कम होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, ये आपका क्या था सेकंड वाला? नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में हमारे लैंप में हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितना इल्यूमिनेशन हुआ डिवाइडेड बाय हमारा जब रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन था उस टाइम पे कितना इल्यूमिनेशन हो रहा था, इन दोनों के रेशियो को मैं बोलता हूं आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर। आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे रीड कर लीजिए, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर हैविंग डस्ट, स्मोक एंड स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। इट इज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, मतलब ये वाला, टू द इल्यूमिनेशन व्हेन द एटमॉस्फेयर इज नीट एंड क्लीन। जब पूरा एनवायरनमेंट साफ है उस केस में जो इल्यूमिनेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन अंडर द एटमॉस्फेयर इज नीट एंड क्लीन।
और इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पे इल्यूमिनेशन क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा। तो आप ऐसा मान लो ये आपका ई बी है, ये आपका ई ए है, तो हमारा क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्शन फैक्टर, दैट विल बी ई बी अपॉन ई ए। समझ में आया, बोलो, समझ में तो आ रहा है आप लोग को, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने कहां तक पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन फैक्टर। अब आते एक नया फैक्टर आता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, नाम है ना यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है समझना, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास एक यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है, बल्ब ने यहाँ पे कितने ल्यूमेंस पास किए, मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1000 ल्यूमेंस इसने पास किए। कितने ल्यूमेंस पास किए, 1000 ल्यूमेंस इस बल्ब ने यहाँ से पास किए। अब ऐसा थोड़ा था कि 1000 इसने पास किए तो पूरे के पूरे यहाँ पे जो चॉकलेट रखी है तो पूरे के पूरे 1000 यहाँ तक पहुंच जाएंगे। 1000 में अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास चेयर रखी है तो चेयर के पास भी जा रहा होगा कुछ ल्यूमेंस, दीवार में भी जा रहा होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 1000 ल्यूमेंस उसने निकाले, लेकिन लेकिन मेरी जो वर्किंग ऑब्जेक्ट है इसमें कितने ल्यूमेंस पहुंचे, मेरी जो चॉकलेट है उसमें कितने ल्यूमेंस पहुंचे, तो मान लेता हूँ कितने पहुंचे मेरे पास यहाँ पे अराउंड 90 100 कितने लिए यहाँ पे आए 100 ल्यूमेंस, एज्यूम करो, मैंने एज्यूम कर लिया 100 ल्यूमेंस यहाँ पे। तो क्या बोलूंगा मैं कि 100 बाय 1000 ये हो जाएगा मेरा यूटिलाइजेशन, मतलब 100 डिवाइड बाय 1000 ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि यहाँ से बल्ब से निकले 1000 ल्यूमेंस यहाँ पहुंचे 2000 ल्यूमेंस, ऐसा तो कभी होगा नहीं। मतलब जो यहाँ पे पहुंचेगा वो तो कम ही पहुंचेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लेस देन 1 होगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इसको हम बोलते हैं आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर एक होता है हमारे पास पास क्या, वेस्ट लाइट फैक्टर। ये क्या होता है इसको भी समझ लो एक बार। क्या बोला मैंने, वेस्ट लाइट फैक्टर। वेस्ट लाइट फैक्टर मतलब क्या होता है, लाइट का वेस्ट होना। अब ये लाइट वेस्ट कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल थ्रू बताता हूँ। ये आपके पास एक टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर टेबल लैंप रखा हुआ है, क्या आपका टेबल लैंप, और टेबल में आपके पास एक यहाँ पे बुक रखी है, इसको आप पढ़ते हो, ठीक है ना, ये बुक रखी हुई है। अब अंधेरे में दिखाई नहीं तो आपने टॉर्च को चालू किया, किसको टॉर्च चालू किया, यहाँ पे जो आपका टेबल लैंप रखा आपने उसको आपने चालू किया, क्यों चालू किया भाई, इसलिए पढ़ने के लिए, तो आपने इसको चालू कर दिया, देखो इसकी लाइट बढ़िया बुक में आ रही है। लेकिन अब आपने होशियारी में क्या काम किया कि जो ऊपर रूम में बल्ब उसको भी आपने चालू कर दिया, वो भी लाइट देगा ऐसे, ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा समझना, तो यहाँ पे हमको अगर इस बुक को इल्यूमिनेट करना था, समझना प्रॉपरली, अगर मुझे इस बुक को इल्यूमिनेट करना था तो यहाँ पे जो लाइट आएगी उसका इफेक्ट होगा क्या। आप ये सोचो कि भरी दोपहर का टाइम है, आप दोपहर में बाहर निकले, ठीक है ना, आप अपने साथ मोबाइल लेके जा रहे हैं, है ना, धोखे से आपने कहीं फोटो क्लिक करी और धोखे से कभी कैमरा बंद करना भूल गए, तो आपका वो टॉर्च जलता रहता है और आपको पता ही नहीं चलता कि टॉर्च जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि भाई बाहर ऑलरेडी इतनी लाइट है, आप टॉर्च चालू कर लोगे उसको फर्क ही नहीं पता चलेगा ना। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेस्ट लाइट होती है हमारे पास। वेस्ट लाइट में क्या हुआ, कुछ ओवरलैपिंग एरिया होती है, यहाँ पे ये वाला टेबल लैंप ने अपना तो इसमें इल्यूमिनेशन कर दिया, अब यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हो रही है, वो जो ओवरलैपिंग लाइट है ना उसको हम बोलते हैं वेस्ट लाइट। इवन हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टेबल के बाहर जो लाइट जा रही है, यहाँ पे देखो टेबल के बाहर जो लाइट जा रही है, देखो टेबल के बाहर जो लाइट जा रही है वो भी हमारी क्या होगी, वेस्ट लाइट में काउंट होगी। एक बार इसको पढ़ते हैं हम लोग, whenever surface is illuminated by a number of source of light there is always a certain amount of waste of light on account of overlapping and falling outside lumens। जो ल्यूमन बाहर चले गए और कुछ आपस ओवरलैपिंग हो जाएगा, उन दोनों का हम सम कर लेंगे डिवाइडेड बाय जो हमारा टोटल ल्यूमन्स हमको बल्ब से मिला है, हम वो कर देते, हमको मिल जाएगा वेस्ट लाइट फैक्टर। जनरली क्वेश्चंस में इसका डेटा दिया रहता है कि भाई आपके इस इल्यूमिनेशन पर्पस में 0.1 का क्या है, वेस्ट लाइट फैक्टर है, मतलब 0.1% लाइट आपकी वेस्ट हो रही है। ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया जाता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं एग्जाम में कि वेस्ट लाइट फैक्टर के बेस पे न्यूमेरिकल बने, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। चलो यहाँ पे एक लाइन और पढ़ लो, इट इज द रेशियो ऑफ ओवरलैपिंग एरिया फॉलिंग आउटसाइड ल्यूमेंस टू द टोटल ल्यूमेंस गिवन बाय द लेंथ। जो वेस्ट लाइट थी, दोनों हो सकती है वेस्ट लाइट में आपका ओवरलैपिंग एरिया साथ में फॉलिंग आउटसाइड ल्यूमेंस,
डिवाइडेड बाय टोटल ल्यूमेंस गिवन बाय द लैंप्स, वो आपका हो जाएगा वेस्ट लाइट फैक्टर। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है। रिफ्लेक्शन फैक्टर, इसको भी मैं अगेन एग्जांपल से लूंगा, समझना। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब है, बल्ब कुछ ल्यूमेंस देगा, देगा नहीं देगा, बिल्कुल देगा। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1000 ल्यूमेंस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। 1000 ल्यूमेंस में से अब 1000 के जितने भी ल्यूमेंस है ना, पूरे के पूरे ल्यूमेंस इस बॉय पे तो नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ ल्यूमेंस यहाँ पे, कुछ होता है बाहर भी जाएंगे। मैं मान लेता हूँ इस लड़के पे कितने ल्यूमेंस आ रहे हैं, यहाँ पे जो लड़का यहाँ पे खड़ा है इस पे कुछ ल्यूमेंस आए आपके पास अराउंड 300 ल्यूमेंस आए। अब यहाँ पे कोई एक और बंदा है, यहाँ पे कोई एक और लड़का खड़ा है जो इसको देख रहा है ना, इस पे नजर रखी हुई है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से कुछ जो 300 ल्यूमेंस है तो चारों तरफ से में चले जाएंगे, तो इससे कुछ लाइट टकरा के यहाँ पे जाएगी, इससे कुछ लाइट टकरा के इसकी आंखों में जाएगी, तब तो इसको देख पाता ना ये। मान लो कितना यहाँ पे टकरा, कितना गया आपके पास, यहाँ पे 70 तो कुछ हो लेता हूँ 100 ल्यूमेंस गए लो, यहाँ पे इस बॉय से टकरा के जो लाइट इसकी आंखों में गई, जो यहाँ पे बंदा खड़ा है, कितनी गई 100 ल्यूमेंस गई। तो हमारा रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होगा, कितना इस ऑब्जेक्ट से, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कितना लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है डिवाइड बाय इससे किस पे कितना लाइट इंसिडेंट हुआ है। तो क्या बोलोगे 100/300 आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन फैक्टर। आप यहाँ पे 1000 तो कैलकुलेट नहीं करते ना भैया, 1000 तो बल्ब ने दिया था, लेकिन क्या हमारे वर्किंग ऑब्जेक्ट तक 1000 ल्यूमेंस तक पहुंचा, नहीं पहुंचा। तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से कितने ल्यूमेंस बाहर निकले हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट पे कितने ल्यूमेंस आ रहे हैं, इन दोनों के रेशियो को हम बोल देते हैं आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर। और ऑब्वियसली बात है, अगर इस बॉय पे 300 ल्यूमेंस आए हैं, इस ऑब्जेक्ट पे 300 ल्यूमेंस आए हैं, तो इससे 300 में से कम ही रिफ्लेक्ट होंगे ना। कितने रिफ्लेक्ट हुए यहाँ पे 100 रिफ्लेक्ट हुए, तो आपका जो रेशियो कितना होगा वो हमेशा लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपका क्या हो जाएगा, हमेशा लेस देन 1 हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते, एक नया कॉन्सेप्ट होता है ग्लेयर। ग्लेयर क्या होता है, इसको मैं आपको एक इंसिडेंट के थ्रू बताता हूं। मेरे साथ एक टाइम पे इंसिडेंट हुआ था, है ना, जब मैं नया नया गाड़ी चलाना सीखा था। तो कभी ऐसा टाइम है ना कि हाईवे में गाड़ी चलाते हैं, तो रात के टाइम पे मैं हाईवे अपनी स्कूटी लेके चल दिया, है ना। ये मैं नहीं, मैं आपको बता दूं, ये एक एग्जांपल लिया मैंने, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, है ना। और सामने से एक ट्रक आ रहा था, ठीक है, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे सामने से एक ट्रक आ रहा है। तो ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ बढ़िया, मैं यहाँ से बढ़िया जा रहा हूँ, मुझे लगा कि दो बाइक वाले, रात का टाइम था, अंधेरे ही रात थी बिल्कुल, हम मुझे लगा कि अच्छा एक बाइक इधर से आ रही है, एक बाइक इधर से आ रहा है। मैं काम करता हूँ 20 से निकल जाता हूँ स्पीड बढ़ा के। जब पास में पहुंचा भाई तो ट्रक भागो भागो भागो, साइड में हो गया। पहले तो 20 से निकल, बार में सोचता है भाई साइड से निकलो भाई, इससे तो ये भी बच जाते हैं अपन, निकल जाते हैं, तो साइड से निकलना पड़ेगा अपन को। तो होता क्या है कि इसकी आंखों को कंफ्यूजन हुआ, क्यों हुआ, जब कभी भी हमारी आंखों में ब्राइट लाइट सोर्स आता है, तो हमारी आंखों में जो पुपिल होता है, जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता है। देखो हम कोई भी चीज कैसे देखते हैं, हमारी आंखों में होती है पुपिल, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके आइरिस को देती है, ठीक है ना। किसको देती है, वो आइरिस को देती है, और वो रेटिना तक जाती है, तो हम कोई चीज को देख पाते हैं। लेकिन होता है जब कभी हमारी आंख में बहुत तेज लाइट आती है, ब्राइट लाइट आती है, तो उस केस में जो हमारा पुपिल वो कंफ्यूज हो जाता है, और जब वो कंफ्यूज हो गया तो वो आइरिस को इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, और जब वो आइरिस को इन्फॉर्मेशन देता नहीं है तो रेटिना में कोई इमेज बनती नहीं है। जब रेटिना में कोई इमेज बनती नहीं तो हम देख नहीं पाते उसको, तो हमको लगता है सिर्फ दो बाइक वाले बस आ रहे हैं, एक्चुअली उसके जो पीछे वहां आपका ट्रक है वो हमको दिखाई नहीं देता। इसी को हम बोलते हैं ग्लेयर। तो एक पॉइंट लिखना, पढ़ना आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, glare is a kind of discomfort in interference to the eyes when a strong light source strike the iris, due to which accident may occur. For designing source of light, glare should be considered an effect of glare should be minimum। मतलब ये बोला गया कि अगर आप किसी भी लैंप की डिजाइनिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी भी लैंप की डिजाइन कर रहे हैं, तो ग्लेयर को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लेयर शुड बी मिनिमम, ग्लेयर आपका कम से कम होना चाहिए। एक पॉइंट और लिखा है, देख लो, द साइज ऑफ ओपनिंग ऑफ पुपिल इन ह्यूमन आईज विच कंट्रोल्ड बाय आइरिस, व्हेन द आईज आर एक्सपोज्ड टू अ वेरी ब्राइट सोर्स, then eye does not collect the information
एंड वी कैन नॉट सी सराउंडिंग द ब्राइट सोर्स। जो हमारा ब्राइट सोर्स है उसके पास में नहीं देख पाते, उसी को हम बोलते हैं ग्लेयर। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बोल दिया करो बीच बीच में, कभी आपका मन किया करे तो। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ये शायद मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती, तो क्या बोलोगे? द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज, ल्यूमिनस फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? ल्यूमेन होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स होता क्या है कि हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फिर कोई लाइट सोर्स हमारे पास, उससे पर सेकेंड 1 सेकेंड में कितनी लाइट एनर्जी एमिट हो रही है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। इसका आंसर हो जाएगा ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडला। कैंडला इज द यूनिट ऑफ, कैंडला किसकी यूनिट होती है, क्या बोलोगे? कैंडला आपकी यूनिट होती है किसकी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ये मैंने आपको शायद से लास्ट क्लास में बताया था, तो याद रखिएगा। कैंडला किसकी ऐसा यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? कितना ल्यूमिनस फ्लक्स होगा पर यूनिट सॉलिड एंगल, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। या फिर अगर हम बोलें इसकी एक यूनिट होती है आपकी कैंडला, एक यूनिट मैंने आपको और बताई थी, दैट इज व्हाट? ल्यूमेन, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, पर स्टेरेडियन, ये आपका हो जाता है कैंडला की यूनिट। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? कैंडला बोलोगे, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट जाएगी कैंडला, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इल्यूमिनेशन व्हाट इज द लैंप इफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड इन? ये भी मैंने आपको बताया था। लैंप इफिशिएंसी मतलब कोई एक लैंप है, उसमें कितना आउटपुट निकल रहा है, वो होता है ल्यूमेन पर वॉट, ल्यूमेंस वॉट, ल्यूमेन और सॉरी ल्यूमेन आर। ये आपको हो गया आउटपुट डिवाइडेड बाय आपका लैंप से कितना इनपुट आया, तो क्या बोलोगे आप उसको? वॉट आर। तो इन दोनों के जो रेशियो को हम बोलेंगे, तो अवर अवर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? ल्यूमेन पर वॉट। तो हमारा हो जाएगा ल्यूमेन पर वॉट विल बी द करेक्ट। क्या बोला मैंने, समझो। इल्यूमिनेशन में क्या बोला है क्वेश्चन आपके पास? इन इल्यूमिनेशन व्हाट इज द लैंप इफिशिएंसी रिप्रेजेंटेड इन? क्या बोला मैंने? कोई भी एक लैंप है, उसका आउटपुट क्या होता है? ल्यूमेन आर। क्या बोला मैंने? ल्यूमेन आर होता है। उसका इनपुट क्या होगा लैंप में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब व्हाट आर। आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बताओ? आवर से आवर कैंसिल तो बचेगा ल्यूमेन पर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, किसकी? लेंथ इफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज सेम एज, तो क्या बोलोगे? तो क्या बोलोगे? हम बोलते हैं इसको कि भाई 1 ल्यूमेन पर मीटर, मतलब 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 1 लक्स। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 लक्स बोलते हैं। मतलब E इक्वल्स टू क्या होता है? इल्यूमिनेशन क्या होता है? इल्यूमिनेशन होता है लाइट का किसी सरफेस पे पड़ना। तो कोई भी जो सरफेस होगी वो क्या होगी? मीटर स्क्वायर में होगी। तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा? 1 लक्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 1 लक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स टू द पावर इनपुट इज कॉल्ड, क्या होगा? लैंप एफिशिएंसी। फिर से होगा, सेम क्वेश्चन ही तो है ना, सेम क्वेश्चन हो गया ना, इसमें क्या दिक्कत था? कुछ भी नहीं था इसमें, तो सेम ही क्वेश्चन है। ल्यूमेन पर वॉट कितना होगा? लैंप एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट फॉर सॉलिड एंगल? स्टेरेडियन, ये भी बताया था मैंने आपको। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा होती है वो आपकी कितनी होती है? 4 पाई। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लैंप एंड द माउंटिंग हाइट ऑफ द लैंप इज रिफर्ड एज, क्या हो जाएगा? स्पेस टू हाइट रेशियो। जस्ट आज ही मैंने स्टार्ट किया, आज ही बताया मैंने आपको चीज। अब हम आते हैं लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। 2 लॉ होते हैं इल्यूमिनेशन के, 2 लॉ होते हैं, उन दोनों लॉ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसको मैं कैसे सकता हूँ समझना, जैसे मान लो मेरे पास एक कोई यहाँ पे लैंप है ना, और इस लैंप के कुछ ल्यूमेंस होंगे, तो यहाँ पे कुछ हमको क्या मिल रहे होंगे? ल्यूमेंस मिल रहे होंगे। ठीक है, इस लैंप के कुछ ल्यूमेंस होंगे, और ये जो ल्यूमेंस है इसके सामने, बल्ब के सामने मेरे पास 2 क्या है? आपके पास ऑब्जेक्ट है। ऐसे बनाए तो सरफेस बनाए तो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये, 2 मैंने सरफेस बना दी। ठीक है, और इनकी डिस्टेंस भी मैंने डिफाइन कर दी। इनकी डिस्टेंस कितनी है? इनकी डिस्टेंस मान लो है आपकी D1 और इसकी डिस्टेंस आपकी D2। इसकी डिस्टेंस कितनी है आपके पास यहाँ पे? D1, इसकी डिस्टेंस D2। तो यहाँ पे हमको ये बोला गया था ना, लॉ ऑफ इनवर्स, इसको हिसाब से हमको ये बोला गया है कि जो सरफेस पास में है
वहां पे इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, जो सरफेस दूर है उस पे इल्यूमिनेशन कम होगा। ये कौन सी बड़ी बात है भाई, सबको पता है चीज। तो ऐसा ये बोला गया कि जो इल्यूमिनेशन होगा ना, यहाँ पे ऐसा बोला गया, जो लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर है वो ये बोला गया, ये सरफेस यहाँ पॉइंट होता है ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपको मान लो बी है, तो ई ए क्या होगा, ई ए विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d1 स्क्वायर, ऐसा बोला गया। साथ में ऐसा बोला कि जो ई बी होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d2 स्क्वायर। तो कौन सी बड़ी बात है, कॉमन सेंस की बात है ना। आप एक टॉर्च लोगे, पास में फोकस बनाओ तो ज्यादा लाइट दिखाएगी आपको, ज्यादा इल्यूमिनेशन होगा। दूर फोकस बनाओगे तो कम इल्यूमिनेशन होगा। इसी का एक एग्जांपल आप लोग देखते हो ना, कि जब रात के टाइम पे है ना, आप रात में अपने घर में छत में सो जाते हो और टॉर्च चालू करके आसमान में देखते हो, तो आपको दिखता है कि लाइट कुछ वहां पे है, आपको तो लाइट गायब हो गई। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऊपर क्या है, इन्फिनाइट प्लेस है, मतलब ऊपर कुछ भी अनंत अनंत वहां पे है ना, वो सरफेस लाइट कहीं जाके रुक ही नहीं रही है, तो वहां पे इल्यूमिनेशन हो गई नहीं, क्योंकि सरफेस क्या हो गई वहां पे, इन्फिनिटी है ना, तो डिस्टेंस हो गई इन्फिनिटी। जब समथिंग इन्फिनिटी होगा तो आपका इल्यूमिनेशन क्या मिलेगा वहां पे, जीरो मिलेगा। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। पॉइंट समझ में आया। अब आते हैं अपने सेकंड लॉ पे, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास एक लाइट सोर्स है और ये मेरे पास एक रोड है। अब इस रोड में मेरे पास 3 पॉइंट है, एक तो इसके जस्ट नीचे पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। तो मैं इनको बना देता हूँ, देखना। एक पॉइंट हो गया जस्ट इसके नीचे, हाइट इसको बोलता हूँ मैं h, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोलता हूँ पॉइंट ए, इसको बोलता हूँ पॉइंट बी, इसको बोलता हूँ पॉइंट सी। तो अगर मुझसे पूछा गया कि पॉइंट बी में मुझे इल्यूमिनेशन निकालना है, मुझे करना है पॉइंट बी में अगर इल्यूमिनेशन निकालना है, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, उस एंगल को मैं बोलता रहता हूँ यहाँ पे कितना, वो थीटा, ठीक है ना, थीटा वन बोलता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, कि जो बी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा ना, बी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा, ई बी विल बी प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा वन। ये होता है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, ठीक है ना। वैसे अगर मुझसे पूछा गया ना यहाँ पे, अगर मुझसे पूछा गया कि अगर मुझे सी पॉइंट पे इल्यूमिनेशन निकालना है, तो यहाँ पे मान लो एंगल कितना है आपके पास, थीटा टू। जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना है, दैट इज थीटा टू। तो यहाँ पे जो ई सी होगा, सी पॉइंट पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कॉस ऑफ थीटा टू के प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। एक बार इसका स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसको पढ़ लेता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट कोसाइन रूल, illumination at any point on a surface is proportional to cosine of the angle between the normal of that point, मतलब इसको बोलते हैं normal of that point, and डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स एंड डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसके कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्या, इल्यूमिनेशन। तो अगर हम दोनों रूल को कंबाइन कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों रूल को कंबाइन कर देंगे हम, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, तो हमको जाके मिल जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलोगे, cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ पे आपका d1 स्क्वायर, या फिर जो भी आपको लिखना हो d1 स्क्वायर। अगर हम बोले यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू सी पी, मतलब कैंडल पावर अपॉन d1 स्क्वायर इनटू cos थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। या फिर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, हम सीपी बस लिखेंगे, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शनल साइन हटाने में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ल्यूमेन लिख सकते हैं, यहाँ पे ल्यूमेन अपॉन d1 स्क्वायर इनटू cos थीटा। इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ ल्यूमेन रखोगे आप चाहो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी रख सकते हो, आई अपॉन d1 स्क्वायर इनटू cos थीटा। तो ये हो गया आपका लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के बारे में। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीजें, है ना। आज के हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, है ना। और हम पीपीटी के फॉर्म में कर रहे हैं तो चीज थोड़ा फास्ट हो रही है, इसलिए आपकी क्लास सिर्फ आधे घंटे की लगी। यहाँ पे आधे घंटे भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, हमारे सारे टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो चुके हैं। इवन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कभी प्रीवियस पेपर देखोगे, चेक करोगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी में से दिखाई देंगे, है ना। 2 क्लास और लगेंगी जहां पे मैं आपका इल्यूमिनेशन पूरा कंप्लीट कर दूंगा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ 2 लेक्चर और लगेंगे, मतलब आप ये मान के चलिए कि 5 to 6 लेक्चर्स में आपका पूरा यूडब्ल्यू कंप्लीट हो जाएगा। ये सीरीज इतनी परफेक्ट है ना, कि मतलब अगर कोई चाहे कि यूडब्ल्यू को रिवाइज करना है, 3 घंटे देगा, पूरे लेक्चर देख लेगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। यूडब्ल्यू को रिवाइज करा दूंगा मैं 3 घंटे में, बस इस लेक्चर पे, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा एग्जाम के लिए, जब आपको क्विक रिवीजन करना होता है उसके लिए बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, इसके आगे का पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।
और आपके जो डाउट्स हैं वो भी आप हर्षित पूछ रहे हैं सर आप ट्रक के साइड से निकले थे या बीच से? अगर मैं ट्रक के बीच से निकला होता तो मैं अभी यहां थोड़ा ना होता। हम्म। अरे वो बचपन की बातें रहती है, जितनी भी चीजें मैं आपको बताता हूँ ना वो सब मेरा एक्सपीरियंस किया है। ऐसे ही और बिल्कुल ऐसे ही सारा एग्जीक्यूट करेंगे ना। मतलब देखो मैंने आपको कोई भी सेट बहुत डिटेल में पढ़ाया, जैसे आप मशीन देखोगे बहुत पढ़ाया, तो बहुत तो पढ़ाया मैंने क्योंकि वो डिटेल में कराना था मुझे, लेकिन अब मुझे शॉर्ट में कराना है तो मैं ऐसे सब्जेक्ट कराऊंगा ना कि 4 घंटे 3 घंटे मैक्स टू मैक्स। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ 3 घंटे दो, पूरा रिविजन का। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, कोई भी टॉपिक उठाओ, है ना, पूरा पूरा कवर हो 3 घंटे में। मैं अब ऐसी सीरीज प्लान कर रहा हूँ, है ना। डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से कराया है। आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो बोलोगे सर ये क्या करा दिए हो आप इतना ज्यादा। तो बहुत आराम से कराया हूँ, बहुत डिटेल में कराया हूँ, बहुत एक्सप्लेन करके बताया हूँ। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग को ये मैं पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसके थ्रू भी पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो कंबाइन पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय। जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी, या फिर टेलीग्राम पे भी, या फिर आप यहाँ पे भी चैट करके पूछ सकते हो। गुड डे।